सो हाय, आई एम इंशा एंड आज से नीट को 246 डेज बचे हैं। तो क्या आप भी टेस्ट देने से पहले डरते हैं? क्या आपको भी ऐसा लगता है कि अगर आप टेस्ट देने जाएंगे तो आपका 0 नंबर आएगा? क्या आपको भी ऐसा लगता है कि आपका कुछ नहीं पढ़ा है एंड आपकी बेइज्जती होगी क्लास में अगर आपकी रैंक नीचे आएगी, या आप खुद ही टेस्ट देने से पीछे भागते हैं? देखो, टेस्ट देने से डरने से कुछ नहीं होगा। अगर आपको नीट करना है, अगर आपको नीट के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, तो आपको इस टेस्ट के डर से सामना करना ही करना पड़ेगा। अगर आप इससे जितना दूर जाएंगे, आप उतना नीट से सिलेक्शन से दूर जा रहे हैं, क्योंकि 2025 का पेपर हम सब ने देखा है एंड उसका चीज़ तो सिर्फ यही निकल रही है कि भाई जितना आप टेस्ट दे सको उतना टेस्ट दो, जितना आप उस लेवल तक पहुंच सको। आप उस लेवल तक पहुंचने के लिए जब आप टेस्ट देंगे उस लेवल का, तभी तो आप उस लेवल तक पहुंचेंगे। आप अपने आप को एनालाइज करेंगे एंड फिर प्रिपेयर करेंगे, तभी आप वहां तक पहुंच पाएंगे। अब अगर आप लोग कहेंगे कि आप लोगों का 3 महीने से बैकलॉग लगा हुआ है एंड आपका तैयार नहीं है, तो आप टेस्ट कैसे दे? तो ठीक है, आप जैसे बैकलॉग की एक लिस्ट बना रहे हैं वैसे आप टेस्ट की भी एक लिस्ट बनाइए और उन टेस्ट को भी आप बैकलॉग में रखिए, उसके चैप्टर्स को पढ़िए, उसको तैयार करिए और फिर टेस्ट दीजिए। तो मेन इंपॉर्टेंट बात टेस्ट देते वक्त, पहली कि आप टाइमर लगा के देंगे एंड टाइमर जैसे ही बंद होगा आप टेस्ट देना बंद कर देंगे। दूसरी चीज़, आप खुद से गद्दारी नहीं करेंगे। अपने आप से वफादार रहिए। दुनिया आपके साथ गद्दारी करेगी, आप खुद के साथ गद्दारी मत करिए। आप वफादारी से दीजिएगा, ये नहीं कि चीटिंग और कर रहे हैं बीच में या फिर कुछ भी, ऐसा नहीं करना है। एंड मान लीजिए आपने 2 टेस्ट दे दिया, तो आपको ओवर एक्साइटेड नहीं हो जाना है कि मैं तो 2 टेस्ट दे के मुझको आ रहा है, मैं आखिरी में अब पढ़ के सब कर लूंगा, मेरा तो एक ही बार पढ़ के नंबर अच्छा आ रहा है। ओवर एक्साइटेड नहीं होना है। आपको अपनी प्रिपरेशन साथ में लेके चलना है। अच्छी बात है अगर आपका नंबर अच्छा आ रहा है तो, लेकिन आपको फिर उस चीज़ को बैलेंस रखना है कि ठीक है मेरा नंबर अच्छा आ रहा है, मुझे इस चीज़ को साल के एंड तक रखना है। पर अगर आपका नंबर खराब आ रहा है तो आपको डिप्रेस नहीं होना। ये नहीं कि भाई मेरा नंबर खराब हो रहा है, मुझसे नीट नहीं हो सकता, आप बुक कॉपी बंद करके बैठ गए एंड ना छोड़ दिए, फोन वोन चलाने लगे, इंस्टाग्राम और डाउनलोड कर लिए। नहीं, ये सब नहीं करना है। अगर आप डिप्रेशन में जा रहे हैं तो फिर ट्राई करिए कि आप उससे बाहर निकले। सोचिए कि ऐसी कौन सी चीज़ है जिससे आप बाहर निकलेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपका नंबर नहीं आ रहा है, आप डिप्रेस्ड हो रहे हैं, तो आप अपने आप को इतना टाइम ही मत दीजिए कि वो दिमाग आपका सोचे एंड डिप्रेस्ड हो। आप तुरंत पढ़ाई पे, लाइक जैसे ही आपने टेस्ट दिए, टेस्ट की एनालिसिस करिए एंड तुरंत पढ़ने लगिए। जो जो चीज़ें गलत हुई है देखिए कि आपने कहाँ कहाँ से गलत किया, तुरंत वो लेक्चर दोबारा लगाइए एंड तुरंत आप जाके टॉपिक पढ़िए। तो जैसा कि मैंने बताया था कि मेरा सेल साइकिल का एंड ब्रीदिंग वाले का टेस्ट था, तो मेरे सेल मेम्ब्रेन और काफ़ी जगह पे, जिन जिन जगह पे मेरे क्वेश्चंस गलत हुए थे, मेरे सेल वाले चैप्टर में कुछ ही क्वेश्चन गलत हुए हैं। लाइक मेरे टोटल नंबर आए हैं 267 एंड मेरे बॉटनी में 2 क्वेश्चन गलत हुए हैं एंड मेरे जूलॉजी में 7 क्वेश्चन गलत हुए हैं। तो जो मेरे सेल वाले चैप्टर में गलत हुआ है, सेल मेम्ब्रेन वाले टॉपिक से, तो वो मैंने जाके लेक्चर भी दोबारा देखा है, क्योंकि एनालिसिस करें ना, तो जो चीज़ें नहीं तैयार हुई है फिर उस चीज़ों को जाके दोबारा आप लेक्चर देख के, अगर आपको समझ आ रहा है तो उससे समझिए, एनसीईआरटी पढ़ के आ रहा है तो उसी को पढ़ के कर लीजिए। पर फिर वो टॉपिक जिससे आपके क्वेश्चन गलत हुए उसको दोबारा आपको करना है। अभी मैंने जूलॉजी का नहीं करा है एनालिसिस ऐसा कुछ खास, तो उसके लिए मैं नहीं बता सकती कि मैंने कैसे उसका तैयार किया है। बट हाँ, जो मैंने एनालिसिस करा है उसमें जो पॉइंट्स मुझे मिले हैं ऐसे कि मेरे गलत हुए हैं या कुछ ऐसे जो मैं भूल रही थी, उन चीज़ों को मैंने अपनी एनालिसिस वाली मिस्टेक कॉपी में डाल दिया है। एंड आप में से काफ़ी लोग होंगे जो अब से नीट की प्रिपरेशन करना शुरू कर रहे होंगे, तो आप लोगों का 3 महीने का बैकलॉग लगा होगा। मेरे पास बहुत कमेंट आता है, मेरी लाइव में भी बहुत स्पैम होता है कि आपने बैकलॉग आपका लग गया है पूरा एंड आपका नहीं हो पाया है सिलेबस और मैं कैसे आपकी हेल्प करूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग बैकलॉग कंप्लीट करने से ज़्यादा उसका रिविजन करने पर ध्यान दीजिए। बैकलॉग आप धीरे धीरे कंप्लीट करिए, बट आप जैसे जैसे चैप्टर्स कंप्लीट कर रहे हैं आप उनका रिवीजन रखिए एंड आप उसको प्रिपेयर करते चलिए। क्योंकि अगर आपने, मान लीजिए आपका 6 चैप्टर का बैकलॉग लगाया एंड आपने अगले 1 हफ्ते में वो 6 चैप्टर, अगले 2 दिन में आप वो चैप्टर कंप्लीट कर लिए एंड फिर आप आगे बढ़ गए एंड फिर टीचर के साथ लेक्चर करने लगे एंड आपने इन चीज़ों का रिवीजन नहीं किया, इन 6 चैप्टर्स का रिवीजन नहीं किया, तो अगर आप किसी चैप्टर का रिवीजन नहीं कर रहे हैं तो वो चीज़ आपको नहीं समझ आए, इसका मतलब आपको दिमाग में नहीं है वो चीज़ें, तो वो भी बैकलॉग ही है। बल्कि बैकलॉग से बुरी चीज़ है ये कि आपने वो चीज़ पढ़ी है एंड आपको नहीं आती है। तो आप बैकलॉग कंप्लीट करने से ज़्यादा फोकस जो चीज़ें आपने पढ़ ली है उसको रिवीजन करने पे दीजिए। अगर आप टीचर से पीछे भी चल रहे हैं ना, देन इट्स ओके, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। टीचर बहुत पहले सिलेबस कंप्लीट कर देगा, आप एक्स्ट्रा 15 दिन में करिएगा। अगर टीचर आपसे 3 महीना आगे चल रहा है तो आप 15 दिन में टीचर के पीछे रह लीजिए, क्या दिक्कत है। बट आप मेन अपना फोकस रखिए चैप्टर तैयार करने पे, रेदर देन बैकलॉग कंप्लीट करना है, बैकलॉग कंप्लीट करना है। थोड़ा अपनी गाड़ी स्लो करिए। मेक मिस्टेक कॉपी। आपको
बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री तीनों के लिए मिस्टेक कॉपी बना लो। अब जो वन शॉट मांगते हो ना कि हम वन शॉट बनाए या ना बनाए, आप वन शॉट बनाती या नहीं बनाती, या हम वन शॉट लेक्चर देखें या ना देखें, ना वन शॉट लेक्चर देखिए ना वन शॉट नोट्स बनाइए। आप सिर्फ और सिर्फ एक टेस्ट एनालिसिस की मिस्टेक कॉपी बना लीजिए। एंड में जब आप फुल सिलेबस टेस्ट देंगे ना तो वो मिस्टेक कॉपी आपकी वन शॉट जितना ही काम करेगी। तो मैंने बनाई है कॉपी एनालिसिस के, अपने टेस्ट एनालिसिस के बेसिस पे, या अगर मैंने नोट्स पूरी पढ़ ली एंड फिर मैं उसका 2-3 बार रिवीजन करती हूँ, तो रिवीजन करते वक्त भी जो पॉइंट्स मुझको भूल रहा है या फिर एकदम ही दिमाग से निकल गया है, तो फिर उन चीज़ों को मैं लिख लेती हूँ उस मिस्टेक कॉपी पे। जैसे मैंने क्रॉसिंग ओवर और रिकॉम्बिनेशन वाला टॉपिक पढ़ा था, बट उसके ऊपर ही सर ने एक और चीज़ पढ़ाई थी एंड उसके ऊपर सर ने पहले पॉइंट लिखवा दिया था। एंड सर ने वहाँ पॉइंट लिखवाया था कि मियोसिस वेरिएशन करती है किस चीज़ों की हेल्प से, क्रॉसिंग ओवर एंड रिकॉम्बिनेशन। एंड मैंने वो चीज़ नहीं पढ़ी थी एंड मैंने वो डायग्राम पढ़ा था, लाइक कि पहले क्रॉसिंग ओवर होगा, फिर रिकॉम्बिनेशन होगा, फिर मियोसिस फर्स्ट होगा, फिर मियोसिस सेकेंड होगा, मुझे वो चीज़ याद थी। पर वो जो सर ने 2 पॉइंट ऊपर लिखवाया था ना, वो चीज़ मैं भूल गई थी। तो जब टेस्ट में वो चीज़ आई तो मुझे वो डायग्राम क्लिक कर रहा था, बट मुझे यही नहीं समझ आ रहा था कि वेरिएशन कैसे कर रहा है। मुझे तो इस स्टेप की तरीके से मैंने लर्न कर लिया था कि इस स्टेप आएगा मे बी कि ऐसे ऐसे स्टेप होता है। तो ये छोटी छोटी जो गलती है, फिर मैंने वो पॉइंट आके लिखा अपनी मिस्टेक कॉपी में एंड अब मुझे याद है, मे बी मुझे एंड तक ये बात याद रहेगी। तो मिस्टेक कॉपी बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है एंड उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप अपनी डाउट क्लियर करिए। जो भी आपको डाउट आ रहा है आप जाके अपने टीचर से इंटरेक्ट करिए, अगर आप ऑफलाइन में, आप ऑनलाइन में भी डाउट पूछिए। जो भी आपको डाउट आ रहा है उसको किसी भी तरीके से आप क्लियर करिए, गूगल करके करिए, जैसे करना है करिए। जो जो आपके क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं या जो भी पढ़ते वक्त आपको छोटा सा भी डाउट आ रहा है ना, उसको आप क्लियर करिए। अगर वो चीज़ आप अभी छोड़ेंगे ना तो छोटी छोटी चीज़ बन के एक पहाड़ बनेगा एंड फिर एंड में वो पहाड़ आप क्रैक नहीं कर पाएंगे एंड नीट भी नहीं कर पाएंगे। अपनी लाइफ में किसी को पता नहीं होता है कि वो अपनी लाइफ में क्या चीज़ कर लेगा एंड क्या चीज़ नहीं कर लेगा, बट एक चीज़ होती है कि उसको ट्राई करना, कि आप एक ट्राई तो दीजिए कंप्लीट नीट क्रैक करने की तरफ। आपकी जो चीज़ें आप कर सकते हैं वो चीज़ें करने की कोशिश तो करिए। क्रैक होगा नहीं होगा छोड़िए, पढ़िए पहले। द लास्ट स्टेप एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप इज़ टू कंट्रोल योर माइंड। कि अगर आपको एंग्जाइटी हो रही है, जैसे मुझे एंग्जाइटी की बहुत बुरी वाली आदत है, मैं अकेले रहती हूँ, मुझे एंग्जाइटी होने लगती है, मैं ओवर थिंकिंग करने लगती हूँ, तो आप अपने माइंड को कंट्रोल करना सीखिए। भले ही वो मेडिसिन से आप कर रहे हो, आप एंटी एंग्जाइटी की हल्की सी जो मेडिसिन आती है आप वो लेके करिए, बहुत हेल्प होगी, बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। वो आपको कोई ऐसा रिएक्शन भी नहीं करेगी एंड आपका माइंड भी फ्रेश रहेगा। तो अगर आपको एंग्जाइटी का कोई भी इशू है तो आप एक अच्छे एमडी डॉक्टर को कंसर्न कर लीजिए, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। एंड कोशिश करिए कि आप अपने माइंड को इतना बिजी रखें कि वो आपको ओवर थिंक करने का मौका ही ना दीजिए आप उसको। खैर, बात कर लेते हैं कि मेरा पूरा दिन कैसा गया। तो रात में तो मैं लाइव आई थी कल 3 घंटे के लिए एंड उसमें मैंने सेल साइकिल वाला चैप्टर पढ़ा था, एनसीईआरटी रीडिंग करी थी एंड कुछ लेक्चर्स थे ऐसे छोटे छोटे पिछले वाले सर जहाँ मैं पढ़ती थी उनके आके, तो उन लेक्चर्स को मैं लगा ली थी एक बार ताकि वो वाला कॉन्सेप्ट दोबारा मुझे रिवाइज हो जाए। बाकी मैं सुबह 8 बजे उठी थी पर 8:30 बजे लाइब्रेरी गई थी एंड लाइब्रेरी जाके 8:30 बजे से 1-1:30 बजे तक मैंने सेल साइकिल वाला चैप्टर लर्न करा है। अभी कुछ चीज़ें नहीं लर्न हो पाई है बट मैक्सिमम पोर्शन लर्न हो गया एंड एनसीईआरटी रीडिंग एक बार हो गई है। फिर मैं रूम पे आई थी, मैं 1:30 बजे से रूम पे आई हूँ एंड अभी 2:30 बज रहा है एंड मैं जाने वाली हूँ लाइब्रेरी। तो लाइब्रेरी जाके मुझे फिजिक्स का प्रोजेक्टाइल मोशन का 2-3 लेक्चर जितना लग पाए उतना लगाना है एंड मुझे केमिस्ट्री के रिडॉक्स का 3 लेक्चर बहुत दिन से पेंडिंग में है तो उस चीज़ को कंप्लीट करना है। उसके बाद केमिस्ट्री का अगर मुझे टाइम मिलेगा, मुझे लगता है इतने के बाद टाइम नहीं मिलेगा मुझे, 6 लेक्चर बहुत होता है एंड 3 बजे से 9 बजे तक टाइम भी कम है तो मुश्किल से ही हो पाएगा इतना। पर अगर मुझे टाइम मिला या अगर मुझे कुछ और करने का मन किया तो मैं केमिकल बॉन्डिंग वाले चैप्टर का लेक्चर्स लगाऊंगी। फिर देखते हैं, अगर मैं आज लाइव आऊँगी तो वही सेल साइकिल वाला चैप्टर पढ़ेंगे। बाकी या दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो। आई होप कि आप लोग अपने बैकलॉग कंप्लीट करें, क्योंकि आप सितंबर में अपने इन 3 महीने का बैकलॉग नहीं कंप्लीट करेंगे तो फिर 7 महीना आपके पास होगा। 7 महीने में सब कुछ मैनेज करना बहुत मुश्किल है। आप लोगों को 1 महीने पहले भी कोई आके बोल देगा कि हाँ नीट पॉसिबल है, बट आप खुद समझ जाइए कि अगर आप 1 महीने में 3 महीने का बैकलॉग नहीं कंप्लीट कर सकते हैं तो आप नीट के 1-2 महीने पहले, 3 महीने पहले, 7-8 महीने का बैकलॉग कैसे कंप्लीट करेंगे। खुद आप लोग समझदार हैं तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। सो या दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।